हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 और 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो लास्ट क्लास में हमने हिंदी भाषा के वर्णों के ज्ञान में स्वर के बारे में पढ़ा था कि किस चीज़ के आधार पर बांटा गया था। काल मात्रा के आधार पर, रचना के आधार पर यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, होठों के आधार पर, आपका नाक और मुंह के आधार पर, इस तरह से बहुत सारे आधारों पर हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज के वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन में सबसे पहले देखेंगे आपका कि जो व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट होता है, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही पहले कि जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी चीज़ का आधार, किसी चीज़ का वो सहारा नहीं लेता, वो स्वतंत्र रूप से जो ध्वनि वर्ण निकलता है उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन इसमें जो होता है व्यंजन, वो स्वर की सहायता से बोली जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है व्यंजन। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है ना। द्विगुण व्यंजनों में ढ तथा ड को मिलाकर 35 हो जाती है। यही लोगों के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं 33 ना 35। अब यहाँ पे जो द्विगुण व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा 35 होगा। इसमें आपका 2 आता है ड और ढ, ठीक है, ये 2 आता है आपका। और यदि 2 को निकाल दे तो हमारा 33 होगा। तो इस तरह से आप लोग के एग्जाम में ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन देगा आप लोग का कि कुल कितना आपका व्यंजन होगा। देखिए 33 और 35 दो ऑप्शंस हैं, तो आप लोग 35 दीजिएगा या फिर 33 भी देंगे। इसमें कोई यहाँ पे जरूर आपका टर्म्स एंड कंडीशन जरूर होगा। ये द्विगुण का भी बात होगा तो आप लोग यहाँ पे 35 दे दीजिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे ड और ढ दोनों मिला के 35 कहा जाता है। यदि इसको निकाल दिया जाए तो 33 होगा हमारा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो संयुक्त व्यंजन होता है वो हमारा कुल कितना है, 4 पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारा होता है 2। तो कुल व्यंजनों की संख्या हमारा हो जाता है यहाँ पे 39, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या कि व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण हम लोगों ने बहुत आधारों पे किया था, ठीक वैसे ही हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण होगा तो इसमें पहला आ जाता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आ जाता है आपका ऊष्म व्यंजन एंड चौथा आ जाता है आपका संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद आता है आपका द्विगुण व्यंजन। ये रहा आपका व्यंजन। ये मतलब कि जो व्यंजन का वर्गीकरण है इनके आधार पर किया जाता है। तो ये इसके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के बारे में पहले देखेंगे कि जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है आपका छूना। छूना मतलब जिस चीज़ की टच। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बारे में क्या, ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय मुख से कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो मुख का कोई 2 भाग होता है वो दोनों एक दूसरे स्पर्श जब करेगा वही जाके हमारा कहलाता है स्पर्श व्यंजन। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आता है क्या चीज, क से म तक कुल 27 व्यंजन स्पर्श है। इतना याद रखिएगा। जो हमारा क 5 वर्ग होता है ना, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग होता है ना, ये हमारा जो इसमें कुल 27 व्यंजन स्पर्श है। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों से स्पर्श किया जाता है। एक बात और बता दूं, अब यहाँ पे 27 जो आप देख रहे हैं व्यंजन, कहीं कहीं आपको 25 देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े जो 2 हमारा होता है ड और ढ, जो द्विगुण व्यंजन होता है उन दोनों को मिलाकर 27 होता है। ड़ और ध द्विगुण व्यंजन को हटा दिए तो हमारे वहाँ पे 25 हो जाता है। लेकिन यदि हम 2 को जोड़ देते हैं वो तो 27 हो जाता है। इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका कुल 27 स्पर्श व्यंजन। अब इसके बारे में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। आपका देखिए क वर्ग का हो गया 5, च वर्ग का 5, ट वर्ग का 5, त वर्ग का 5, प वर्ग का 5। यहाँ पे 2 आ गया हमारा ड और ढ, इसको मिला के हमारा होता है 27। याद रखिएगा, ऐसे तो हमारा 25 है लेकिन 2 को मिला के हो जाता है 27। अब देखेंगे नेक्स्ट कि जो हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग होता है, इसका जो स्थान होता है किस स्थान से निकलता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक टेबल है, तो टेबल आप लोग देख लीजिए। जो क वर्ग होता है, फिर चाहे ट वर्ग, चाहे त वर्ग, चाहे प वर्ग, तो सबसे पहले हमारा जो कंठ्य एक आता है, कंठ्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत्य और ओष्ठ्य। तो कंठ में आपका जो उच्चारण स्थान होता है गला, गला होता है। तो गला से आपका होता है क, ख, ग, घ, अंगा।
ये आपका कंठ से निकल रहा है, देखिए गला से निकल रहा है। जो उच्चारण करते हैं ना क ख, आप लोग इसको प्रैक्टिकली ज़रूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आप इसको सीख नहीं पाएंगे ना समझ पाएंगे। यहाँ पे अघोष अल्पप्राण दिया गया, एक अघोष महाप्राण दिया गया, सघोष अल्पप्राण दिया गया, सघोष महाप्राण, एक नासिक्य। यहाँ पर इसको भी बंटवारा कर दिया गया है, जो अल्प और महाप्राण करके दिया गया है। तो इसमें थोड़ा समय और एक ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ये अल्प को थोड़ा और महा को ज़्यादा। ये रहा आपका ये एक नासिक्य, मतलब कि नाक से जो होता है अंगा। अंगा जब बोलेंगे तो गला से भी निकलता है, लेकिन साथ में वो अंगा नाक से ये हो रहा है। तो ये रहा आपका ये चीज़। अब दूसरा आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब ये ट वर्ग आता है। तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे तालु या मूर्धा। जो तालु या मूर्धा भाग को बोलते हैं वहाँ से आपका उच्चारण निकलता है ट ठ ड ढ। आप लोग का मूर्धा से टच हो रहा है, ठीक है। जो जीभ का जो ऊपर का जो भाग होता है ना वो चीज़ का बोला जाता है आपका मूर्धा। तो वहाँ से आपका टच हो रहा है ट ठ ड ढ ड़। अब नेक्स्ट देखेंगे दंत्य। अब जो दांत से टच होता है, दांत से जो स्थान होता है उच्चारण स्थान, तो त थ द ध न। अब जब इसको बोलेंगे ना तो आपका यहाँ पे दांत से जाके स्पर्श होता है। अब आता है नेक्स्ट ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि दोनों होठों से मिलके होता है स्पर्श, प फ ब भ म। अब एक और आता है आपका चवर्ग। चवर्ग का नेक्स्ट टेबल है, देख लीजिए। इसमें आपका आता है तालु। ट वाला तालु मत सोचिए, तालु और मूर्धन्य दोनों मिल के था उसमें। तालु और मूर्धन्य दोनों मिल के होता है आपका ट ठ ड, लेकिन तालव्य में आपका तालु का उच्चारण स्थान होता है। ये आपका तालव्य से निकलता है च छ ज झ य। ये रहा आपका ये चीज़। इसको आप लोग जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये टेबल आप लोग का पूछ सकते हैं कंठ के क्या होगा, तालव्य के क्या होगा, मूर्धन्य का क्या होगा, फिर दंत्य का क्या होगा और ओष्ठ के क्या होगा। ये सब पूछता ही पूछता है, इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके याद कीजिएगा ज़रूर। प्रैक्टिकली करके मतलब आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कौन सा कंठ से और कौन सा तालव्य से और कौन सा मूर्धन्य से या फिर कौन सा ओष्ठ से। इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। ये हम पढ़े स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन देखेंगे, इसका अर्थ होता है अंदर की ओर, यानी कि मध्य में रहने वाला। और इसका होता है क्या, पहला ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से अंदर की ओर प्रवेश करती है, अंदर की ओर प्रवेश करती है, उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, यह संख्या में तो 4 होता है, य र ल व। हम लोग पहले ही पढ़े थे, हालांकि इससे पहले का वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। स्वर, उसमें हमारा हिंदी वर्णमाला का जो परिभाषा उसमें बताया गया उस वीडियो में, इसलिए आप उस वीडियो को मिस मत कीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। अब देखिए इसमें जो संख्या होती है 4 होता है, य र ल व। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अंतस्थ व्यंजन कितने होता है, तो आपका 4, य र ल व। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है उष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। इसमें क्या होता है आपका, उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। क्या होता है, गर्म। जो चीज़ हम बोलेंगे ना तो गर्म हवा निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं उष्म या संघर्षी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ के कारण गर्मी पैदा करती है, तब जाके वो एक वर्ण या ध्वनि निकलती है, उसे हम लोग बोलते हैं उष्म व्यंजन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे वो क्या होता है, तो इसमें भी 4 होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, और एक होता है दंत्य स, और एक ह। ये 3 जो स होता है और ह, यही आपका उष्म या संघर्षी व्यंजन है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अंतस्थ क्या हो गया, तो य र ल व, और उसमें संघर्षी क्या हो गया, तो आपका स स श ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है संयुक्त व्यंजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन, आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है हिंदी में निम्नलिखित 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जो 2-2 व्यंजनों के योग से बने हैं किंतु एक व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हालांकि इनका जो निर्माण होता है 2 व्यंजनों से होता है, लेकिन जब इसका पूर्ण रूप से एक बनता है वर्ण तो उसको हम लोग इसको सिंगल है, मतलब एक व्यंजन के नाम देती है कि ये संयुक्त व्यंजन है। तो कौन कौन सा देख लीजिए, क और स, जो आपका आधा क हो जाता है ना, हलंत का जो दिया हुआ है, ये मिलाकर योग से बनता है आपका कच्छा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कच्छा का निर्माण किस वर्ण से हुआ है, जो हलंत क दिया हुआ है, और स आपका 3 स होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये सब मिलाकर आपका हो गया कच्छा। अब नेक्स्ट आ गया आपका त, इसका भी आधा त होता है और ये दोनों के योग से आपका होता है त्र। अब तीसरा आता है ज, इसमें भी आधा ज मिलाकर और य, ये दोनों को मिलाने के बाद आपका आता है ज्ञ।
अब नेक्स्ट आता है आपका तलब विषय और र के योग से बना हुआ स्ट्र। आप लोगों का जो तलब विषय होता है उन तलब विषय का जो हलंत यानी कि आधा स, उन दोनों को जब योग करेंगे तो आ जाता है स्ट्र। तो यहाँ पे आपका कितना मिला, छ, त्र, ज्ञ, स्ट्र। ये 4 आपका रहा संयुक्त व्यंजन। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन क्या होता है, दो, ड़ और ढ। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था 25 जो था ना, तो 25 में दो हम लोगों ने जोड़ा था, यही दो है अड़ा और ढा। ये द्विगुण व्यंजन होता है। क्वेश्चन ये सब जो क्वेश्चन होता है एकदम यूनिक होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। इसलिए आप लोग इसको मिस मत कीजिए, आप लोग अच्छे से इसको याद कीजिए, अच्छे से समझिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। ड़ा और ढा ये होता है आपका द्विगुण व्यंजन। इसके साथ ही और एक व्यंजन आप लोग के लिए लेके आई हूँ जिसमें हम लोग उसमें मेंशन नहीं किया, तो वो आ जाता है आपका आगत व्यंजन। ये आगत व्यंजन क्या होता है देख लीजिए। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों को हम हिंदी में लिखने के लिए हिंदी भाषा में दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ लीजिए इसको क्या होता है कि जो अंग्रेजी और उर्दू के जो शब्द होते हैं उन्हीं दोनों शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हिंदी भाषा में दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ज का नीचे में एक बिंदी आप लोग देख रहे होंगे, हालांकि ये उर्दू शब्द है, उर्दू में प्रयोग किया जाता है, इसे हम बोलते हैं आगत व्यंजन। बहुत सारा ऐसा शब्द होता है जिसमें हम लोग ऐसा ज और फ के बिना वो शब्द कंप्लीट नहीं होता, इसको हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। हिंदी में ही हम बात कर रहे हैं, हिंदी में करते हैं, हालांकि उर्दू का कहा जाता है ये शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि अंग्रेजी और उर्दू शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ज और फ। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आगत व्यंजन। तो ये रहा हमारा व्यंजन के बारे में। पहले वीडियो में हम लोगों ने स्वर के बारे में पूरा डिस्कशन किया अच्छी तरह से, और दूसरा हमारा व्यंजन। व्यंजन हालांकि आप लोग का थोड़ा छोटा है इसलिए समझने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन स्वर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, स्वर भी बहुत अच्छा है, बस आप लोग उसका अर्थ समझते जाइएगा वो होता क्या है, उसके बाद वो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन आप लोग उसको वीडियो को मिस मत कीजिए, वो देखिएगा और उसके बाद ये देखिएगा, तब जाके आप लोग का जो हिंदी भाषा का जो वर्ण का ज्ञान होता है क्लियर हो जाएगा, आप लोग के यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।